हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम। आई एम सुशीला और आज हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसको आरसी भी बोलते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हर क्लास के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सब में ये आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बहुत ही आसान होता है, सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी ऐसा स्टडी करके नहीं जाना, कुछ भी आपको लर्न नहीं करके जाना इसके लिए। और ये केवल एक इसमें एग्जामिनर आपकी अंडरस्टैंडिंग देखता है कि कैसे आप न्यू वर्ड्स और सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हो, कैसे आप उनको समझ सकते हो। इसलिए ये कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आपको दिया जाता है कि आपकी समझ क्या है, कितना आप समझते हो सेंटेंसेस को, कितना आप नए नए वर्ड्स को समझते हो। और ये इससे आपकी वोकैबुलरी पावर, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इन्फ्रेंस पावर, रीडिंग स्पीड, ये सारी इसमें देखी जाती है। और इनसे आपकी एनहांस भी होती है, बढ़ती भी है ये सारी चीज़ें, और ये आपकी देखी भी जाती हैं। इसलिए हमें कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हम कैसे समझ सकते हैं। अब कॉम्प्रीहेंशन, इसका मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड, यानी कि अंडरस्टैंड करना, किसी चीज़ को समझना। हाँ, हम इसको दो टेक्निक से हम कॉम्प्रीहेंशन को कर सकते हैं। जो टेक्निक है फर्स्ट है वो है QUEI टेक्निक, और दूसरी है IEI टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या है? बेसिकली ये जो टेक्निक है, ये एक जो QUEI है, ये एक एब्रीविएशन है जिसको हम आगे डिफाइन कर रहे हैं कि Q का मतलब हो गया क्वेश्चन रीडिंग। अब सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड कीजिए और नंबर 2 पर आप कीजिए अंडरस्टैंड कीजिए उसको। यू मतलब अंडरस्टैंड करना और अंडरलाइन करना। अब कीवर्ड्स जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, उस क्वेश्चन को पढ़कर उसमें कीवर्ड्स या नए नए वर्ड्स या कोई भी कीवर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन कीजिए और उसको समझिए। इसके बाद एलिमिनेट, ई मीन्स एलिमिनेट, एलिमिनेट मीन्स हटाना, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है आपके आपसे रिलेटेड, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो पैसेज आप पढ़ेंगे उस पैसेज में से उन चीज़ों को एलिमिनेट कर दीजिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद इन्फ्रेंस, अब आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए, पैसेज पढ़ लिए, अब पैसेज पढ़ने के बाद इन्फ्रेंस कीजिए, अनुमान लगाइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ये थी आपकी फर्स्ट टेक्निक QUEI टेक्निक। अब आपकी सेकंड टेक्निक जो है वो है IEI टेक्निक। इसमें क्या होता है कि इसमें आई का मतलब इंफॉर्मेशन, ई मीन्स एलिमिनेट और आई मीन्स इन्फ्रेंस। अब फर्स्ट जो आई है उसका मतलब इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए। आप क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद पैसेज पढ़िए और क्वेश्चन और पैसेज पढ़ के आप सूचना, इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और उसके बाद सेकंड जो है वो एलिमिनेट कीजिए। उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है उनको एलिमिनेट कीजिए, उनको हटा दीजिए। और नंबर 3 है इन्फ्रेंस, अनुमान लगाना। इसके बाद आप आंसर्स का अनुमान लगाइए। ये थी आपकी दो टेक्निक। आगे हम समझेंगे कि किस ट्रिक से हम इसको कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व कर सकते हैं। अब ये आपके टिप्स और स्ट्रेटजी कि कैसे हम एक कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं और हमारे फुल मार्क्स आ सकते हैं। अब क्या होता है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन को सबसे लास्ट में करेंगे, पर कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। तो हम या तो बच्चे कॉम्प्रिहेंशन छोड़ आते हैं या वैसे ही इसके रॉन्ग आंसर्स लगा देते हैं, जिससे कि फुल मार्क्स नहीं मिल पाते। इसलिए हमें इसको स्टार्टिंग में ही करना चाहिए। पर हमें इसको स्टार्टिंग में करना तो है, पर इतना ज़्यादा टाइम हमें इसके ऊपर नहीं लगाना कि बाकी हमारा जो है टॉपिक्स बाकी रह जाएँ। तो इसलिए इसको इस टिप्स के साथ आप इसको बहुत ही कम टाइम में और आसानी से अपने जो टाइम लिमिट है उसके अंदर कर पाएँगे इसको, और फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं। अब देखिए इसकी टिप्स क्या हैं? इसके मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उनको ध्यान दोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। जैसे कि फर्स्ट है रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड गेट इन्फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले वो पैसेज पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। सबसे पहले पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज एक बार नहीं समझ आया तो दो बार पढ़ेंगे, दो बार नहीं समझ आया तो तीन बार। ऐसे करते हैं बच्चे जैसे कि उनको हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, पर ऐसा नहीं है। आपको कोई हिंदी नहीं लिखनी उसकी, आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करना वो हिंदी में, आपको केवल वो अंडरस्टैंड करना है। उसके क्वेश्चन समझिए, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़िए। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि पहले पैसेज पढ़ते हैं, इसलिए ये गलती मत कीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए। और इसके बाद नंबर 3 पे हम क्या करेंगे कि नंबर 3 पे हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पैराग्राफ पढ़ा,
और इसके बाद कंसंट्रेशन के साथ हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो रेलिवेंट लाइंस है और कीवर्ड्स जो हमने क्वेश्चंस के अंदर पढ़े थे, वही सेम कीवर्ड्स जो आपको पैसेज में कहीं भी मिल जाए तो उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए। और ढूंढते ढूंढते जो है आपको वो जो क्वेश्चंस में आपने अंडरलाइन किए थे वो कीवर्ड्स आपको जरूर मिल जाएंगे, और उसका आंसर उसी टाइम आप दीजिए। ये नहीं कि पूरे के पूरे में अंडरलाइन करेंगे पैसेज में पहले फिर आंसर देंगे। जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है साथ साथ आप उसका आंसर दे दीजिए। तुरंत आंसर आपको मिल सकता है। कई बार तो एज इट इज आंसर दिया होता है, जैसे हु लगा के और कोई भी पूछा होता है किसी का के बारे में, तो हु की जगह हमें सिर्फ एक नाम लिखना होता है और बाकी आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है पैसेज में से ही। तो कई बार तो बिल्कुल ही आसान हमें आंसर मिल जाता है। इसके बाद नंबर 4 है एलिमिनेट रेलिवेंट मैटर फ्रॉम योर ऑप्शंस लाइक ABCD। अब आपके मान लो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, तो उसमें आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और उसके जो इररेलिवेंट चीजें हैं ABCD ऑप्शन में से, वो बिल्कुल आप वहां से हटा दीजिए, उनको क्रॉस कर दीजिए। मान लो 2 बच जाते हैं, उसके लिए आप पैसेज में फिर से जाइए और उसको ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद है इन्फ्रेंस यानी कि अनुमान लगाना। अब आपके आंसर्स क्या हो सकते हैं, इनके अनुमान लगाइए। 6 नंबर है अंडरस्टैंड करना। अब अंडरस्टैंड कीजिए इंग्लिश को इंग्लिश में ही। मान लो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो उसकी हिंदी निकालने के लिए बैठ जाते हैं। मान लो कोई बायोडिग्रेडेबल के बारे में आता है कि जैसे बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, उनको बच्चों को अगर इसका मीनिंग नहीं पता तो वो ढूंढने में लग जाते हैं कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है। तो हमें ये नहीं देखना इसका मीनिंग आपको आता हो या नहीं आता हो। मान लो आपका क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल, मान लो इसके बारे में पूछा गया है, तो आपके पैसेज में दिया होता है कि पेपर इज बायोडिग्रेडेबल, तो आपको बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ आंसर लिख दीजिए पेपर और आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही अंडरस्टैंड कीजिए, उसको हिंदी बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अगला है आपका डोंट गिव आंसर फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज। अब मान लो कई बार जैसे कि पोल्यूशन है, पोल्यूशन का टॉपिक हो गया, पॉपुलेशन का हो गया, या कोई भी टॉपिक हो जाता है, उसके बारे में आपका पैसेज दे दिया जाता है, पर इसके अंदर हमें प्रीवियस नॉलेज बहुत होती है। हमें जैसे पोल्यूशन के बारे में बहुत हम पढ़ चुके हैं बचपन से लेकर अब तक, तो हमारी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से हम आंसर दे देते हैं, और वो आपकी प्रीवियस नॉलेज वाला जो आंसर है वो आपके अगर पैसेज में नहीं है तो आपके मार्क्स कट सकती हैं। इसलिए आंसर केवल वही दीजिए जो आपके पैसेज में दिया होता है, पैसेज से बाहर से आंसर मत दीजिए। पर ऐसा होता है कि अगर आपके कॉम्प्रीहेंशन अगर आपके पूछे गए हैं आपकी बुक में से, जैसे कि अनसीन पैसेज नहीं है वो, और वो कॉम्प्रीहेंशन आपकी बुक के अंदर से है, जैसे पोइम में से हैं या आपके लेसन्स में से हैं, उनमें ये प्रीवियस नॉलेज यूज हो सकती है, परंतु अनसीन पैसेज में बिल्कुल भी ये प्रीवियस नॉलेज यूज नहीं कर सकते हैं आप। इसके बाद है अवॉइड रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स होता है बार बार पढ़ना, रिपीटेडली। जैसे कि पैसेज को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, फिर उसको ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए 3 बार पढ़ेंगे, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। इसकी जगह आप क्या कीजिए, स्किमिंग कीजिए। स्किमिंग होता है टच करके जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाना, यानी कि आपने एक पैसेज को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ा, जैसे कि एक लाइन पढ़ी और उसके फिर आगे निकल गए, दूसरी पढ़ी आगे निकल गए, तो ऐसे ही, यानी कि स्किमिंग का मीन्स होता है टच एंड मूव फास्ट। तो आप स्किमिंग कीजिए, रिग्रेशन मत कीजिए। इसके बाद आपका आता है कि आपके जो आंसर्स होते हैं वो आपके जैसे फर्स्ट एक पैसेज आपका और उसके 3 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट में जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मिलेंगे उनके आंसर आपके फर्स्ट पार्ट में ही मिल जाएंगे। तो इसलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए बिल्कुल लास्ट लाइंस पर मत जाइए, उसके आंसर आपको फर्स्ट 3-4 लाइनें में मिल जाएंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है और सबसे डिफिकल्ट जो हमें लगती है वो होती है सिनोनिम, एंटोनिम या सेम वर्ड्स। इस टाइप के जो होते हैं वो हमें सबसे डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि ये हमारे पढ़े हुए नहीं होते, या तो और या सबसे डिफिकल्ट वर्ड्स जो है उनको ही सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाते हैं, या सेम वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फाइंड आउट। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आप इनके लिए जो एग्जामिनर होता है वो सोचता है कि जो सबसे डिफिकल्ट वर्ड होता है या सबसे नया वर्ड जो आपने बहुत ही कम पढ़ा हो उसका ही सिनोनिम या एंटोनिम पूछा जाता है। तो इसके लिए या फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो सबसे डिफिकल्ट वर्ड मिलेगा या सबसे नया वर्ड मिलेगा, और आपका आंसर जो है वो मोस्टली वही आंसर होता है आपका इसका। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात जो है ध्यान रखने वाली, कि कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो एक ऐसी, ये जो आपके मैंने वर्ड्स दे रखे हैं जो आपके येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, इन वर्ड्स को देखो कि जो मोस्टली आंसर शुरू होते हैं वो इन वर्ड्स के बाद से ही शुरू होते हैं। जैसे दैट है, विच, दस, नेवरदलेस, इन शॉर्ट, मोरओवर, देयरफॉर, हाउएवर, बट, ऑन द अदर हैंड। इस टाइप के जो अगर आपको पैसेज में मिल जाते हैं और उसके कीवर्ड्स मैच कर जाते हैं आपके क्वेश्चन से पैसेज के अंदर, तो आपका आंसर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से ही होता है। अब ये आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने पैसेज का, तो इस पैसेज को आप पढ़िए और इसके क्वेश्चन है नीचे। इस पैसेज को जैसे ओपेरा रेफर्स टू ए ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म ओरिजिनेटिंग इन यूरोप। जैसे आप इस पैसेज को पूरा पढ़िए और इसके बाद इसके 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन पढ़िए और इसके आप बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ओपेरा मीन। तो मैंने बताया था कि आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर आपकी मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट 2 या 3 लाइंस में मिल जाएगा। तो हमें बिल्कुल डायरेक्ट ही इसका आंसर मिल गया, इसके लिए हमें घुमाना फिराना की भी जरूरत नहीं है। ओपेरा रेफर्स टू अ ड्रामेटिक आर्ट ओरिजिनेटिंग इन यूरोप, ये आपका आंसर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट प्लेज अ प्राइमरी रोल इन म्यूजिक थिएटर। म्यूजिक थिएटर में प्राइमरी रोल कौन क्या प्ले करता है, तो क्या चीज प्ले करती है, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ये आंसर मैंने हाईलाइट कर रखे हैं येलो कलर से, जो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि क्या चीज प्ले करती है। एक्टर्स ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज प्राइमरी, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्टर्स ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज परफॉर्मेंस प्लेज अ प्राइमरी रोल इन म्यूजिक थिएटर। आपका थर्ड क्वेश्चन है, हु आर अकम्पनीड बाय अ म्यूजिक एंसेम्बल रैंगिंग फ्रॉम अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। इसका आंसर है आपका द सिंगर्स। अब इसका आंसर देखिए, हु की जगह हमें सिर्फ द सिंगर्स लगाना है, बाकी सेम इसका आंसर आपके पैसेज में ही दिया हुआ है, तो हम लगा देंगे द सिंगर्स। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है फोर्थ है, फाइंड आउट द वर्ड सेम एज लिरिक्स। अब लिरिक्स वर्ड देखिए, इसका सेम पैसेज में से हमें इसका मीनिंग ढूंढना है। तो पैसेज में से हम जो वर्ड्स ढूंढ रहे हैं, उन वर्ड्स में से देखिए आपको सबसे डिफिकल्ट और न्यू वर्ड कौन सा लग रहा है। आप फुल पैसेज पढ़िए, फिर हमें बताइए कि जो वर्ड लिब्रेटो है, लिब्रेटो बिल्कुल नया सा वर्ड हमें लग रहा है और ये बिल्कुल अलग सा वर्ड लग रहा है, इसलिए हम लिरिक्स की जगह है, लिरिक्स का जो सेम वर्ड है वो है लिब्रेटो। अब इस प्रकार जो आपके ये कॉम्प्रिहेंशन के आंसर पूरे हो जाते हैं। अब आपके कॉम्प्रिहेंशन में ऑप्शन भी आ जाते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन है कि थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, हु आर अकम्पनीड बाय अ म्यूजिक एंसेम्बल रैंगिंग फ्रॉम अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। अब ये किस चीज के बारे में बात हो रही है, इन ये जो टॉपिक है आपका सिंगिंग से रिलेटेड है, सिंगर से रिलेटेड है, यानी कि एक म्यूजिक से रिलेटेड ये लेसन है। अगर आपके इसके 4 ऑप्शन आ जाते हैं, मान लीजिए 4 ऑप्शन में मान लो एक तो दे दिया कोई भी पॉलिटिशियन दे दिया, एक दे दिया जैसे राइटर दे दिया, एक टीचर दे दिया और एक दे दिया सिंगर। तो आप देखिए कि ये पैसेज पढ़ते ही आपको ये पता चल जाता है कि इसमें ना तो राइटर की बात हो रही है, ना ही इसमें कोई टीचर की बात हो रही है, ना ही पॉलिटिशियन की बात हो रही है। तो उन तीनों को आप एलिमिनेट कर दीजिए, उनको तीनों को ऑप्शंस को हटा दीजिए और चौथा जो ऑप्शन है आपका सिंगर, वही इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे कॉम्प्रिहेंशन। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए हम लेकर आते रहें। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा नई नई वीडियोज़ बनाने का, और आपकी नॉलेज भी इन्हांस होती जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।